any given day, a shocking 25% of teachers in our government schools are absent. 25%? That's huge. And it gets worse. 40% of medical workers in government health clinics are also absent from work. थोड़ा सोच लो इसका कंट्रीज की सर्विस डिलीवरी पे क्या मैसिव असर पड़ता होगा. मतलब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है. Exactly. ये हमारी गवर्नेंस और एथिक्स की रियल अनफिल्टर्ड पिक्चर है. And if you believe that understanding these deep issues is important, तो हमें एक छोटा सा फेवर कर दो. जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो. It helps us bring more deep dives like this to you. चलो शुरू करते हैं. और आज हम इन्हीं पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कंप्लीट मेंटल मॉडल ऑफ हाउ गुड गवर्नेंस शुड वर्क और क्यों ये अक्सर काम नहीं करता. बिल्कुल. So here's our learning map for today. हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन से. द सिटीजंस चार्टर मतलब सर्विस की प्रॉमिस क्या है. फिर वी लुक एट द रियलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी. उसके बाद वील फॉलो द मनी ट्रेल. हम डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स. और ये नेचुरली हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले जाएगा, द चैलेंजेस ऑफ करप्शन. एंड दैट्स नॉट ऑल. टू मेक इट सुपर रेलेवेंट हम इसे एंड में अप्लाई करेंगे दो सबसे हीटेड मॉडर्न डिबेट्स पर, वैक्सीन्स एंड फ्री स्पीच. ये एक लंबा, डिटेल्ड बट आई प्रॉमिस सुपर रिवॉर्डिंग सेशन होने वाला है. So grab a coffee, get comfortable, and let's begin. Okay, so the topic for today? Citizen starters, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption, and applied ethics. And the broad micro theme is? Understanding governance, ethics, and modern dilemmas. Okay, so let's start with our first topic, the Citizen Charter. ये है क्या चीज exactly? बेसिकली अ सिटीजन्स चार्टर एक डॉक्यूमेंट है, एक पब्लिक कमिटमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस इट एम्स टू डिलीवर. अच्छा, तो ये कोई लॉ नहीं है? नहीं, इट्स नॉट अ लॉ, इट्स अ प्रॉमिस. समझे. ये बताता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर वो सर्विस नहीं मिलती तो क्या करना है. दैट्स अ ग्रेट सिंपल डेफिनेशन, अ प्रॉमिस. और इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल सो लिसनर्स कैन कनेक्ट विद इट. बिल्कुल. द इंडियन रेलवे सिटीजन चार्टर एक क्लासिक एग्जांपल है. सोचो, वो डॉक्यूमेंट क्लियरली बताता है कि उनकी सर्विसेज क्या हैं, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट. राइट. फिर वो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है, जैसे पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताता है कि अगर स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते तो कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी है. द होल आइडिया इज टू बिल्ड ट्रस्ट. सो दैट्स कूल ना. Absolutely. So let's get into the deeper discussion. आपने जैसे कहा, the main introduction to this idea is to build trust. सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के बीच में. हाँ, ये रिलेशनशिप को ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल बनाता है. इसका बैकग्राउंड क्या है? ये आइडिया आया कहाँ से? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट काफी नया है. ये सबसे पहले यूके में 1991 में प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के अंडर शुरू किया गया था. गोल था पब्लिक सर्विसेज का कल्चर बदलना, उन्हें लोगों के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना. टू एम्पावर द सिटीजन बेसिकली. एग्जैक्टली. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? हाउ डज इट वर्क? आई थिंक इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे, राइट? यस, बिल्कुल. ओरिजिनल यूके मॉडल में 6 कोर प्रिंसिपल्स थे और इन्हें याद रखने के लिए एक ग्रेट एक्रोनिम है, QCS VAT. ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, QCS VAT. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. Q फॉर क्वालिटी, सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर बनाना. C फॉर चॉइस, जहां पॉसिबल हो यूजर्स को चॉइस देना. S फॉर स्टैंडर्ड्स, क्लियरली बताना कि क्या एक्सपेक्ट करना है. ओके, क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स. गॉट इट. फिर है V फॉर वैल्यू, टैक्स पेयर्स के पैसे की वैल्यू एंश्योर करना. A फॉर अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को अकाउंटेबल बनाना. और लास्ट में T फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इन रूल्स, प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस. वाओ, दैट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. और ये मॉडल इवॉल्व भी हुआ. बाद में टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट ने इसे 9 प्रिंसिपल्स तक एक्सपैंड किया. चीजें ऐड की, जैसे कंसल्ट एंड इन्वॉल्व यूजर्स, ट्रीट ऑल फेयरली, और पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग. सही. अब जब इंडिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी कि डारपीच इसकी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनी. हमने मॉडल को एज इज ले लिया या कुछ चेंज किया. हमने सही. यूके मॉडल को अडेप्ट किया विद वन वेरी इंटरेस्टिंग एडिशन, ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूजर्स. ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूजर्स मतलब सिटीजंस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. बिल्कुल. तो फिर इंडिया में इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कैसा रहा है? क्योंकि ऑन पेपर तो ये अमेजिंग लग रहा है. एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. यहीं पर चैलेंजेस शुरू होते हैं. इंडिया में इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चार्टर्स अक्सर टॉप डाउन अप्रोच से बन जाते हैं. मतलब कंसल्टेशन के बिना. हाँ, सिटीजंस या फ्रंटलाइन स्टाफ से पूछा ही नहीं जाता. अक्सर तो स्टाफ को ही ठीक से नहीं पता होता कि चार्टर में क्या लिखा है. इसके लिए कोई सेपरेट बजट भी नहीं होता अवेयरनेस के लिए. तो ये बस एक डॉक्यूमेंट बनकर रह जाता है. Exactly. एक फॉर्मेलिटी. इसका मतलब कंक्लूजन यही है कि हमें बेटर इंप्लीमेंटेशन चाहिए. सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस सिंपल हैं, दो नॉट इजी. पहला, स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन. दूसरा, चार्टर बनाते वक्त कंज्यूमर से मीनिंगफुल कंसल्टेशन. तीसरा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वाइड पब्लिसिटी. और लास्ट में दूसरे सक्सेसफुल मॉडल से सीखना. हाँ, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट करना है. It's all about creating ownership at every level. Okay, let's dive into some cross questioning to solidify this. मेरा पहला सवाल, अगर ये चार्टर एक प्रॉमिस है, लॉ नहीं,
तो क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल है? कैन आई सू द गवर्नमेंट? दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जनरली नहीं, सिटीजन्स चार्टर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसे नॉन जस्टिशेबल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो फिर इसका फायदा क्या है? असल के लिए एक सॉलिड बेस देता है। आप इसे एज एविडेंस यूज कर सकते हो टू शो कि डिपार्टमेंट ने अपने ही स्टेटेड स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया। सो इट्स अ पावरफुल अकाउंटेबिलिटी टूल इवन विदाउट लीगल टीथ। अच्छा, आपने ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूजर्स की बात की, इसका कोई क्लियर एग्जांपल दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, मान लीजिए आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चार्टर प्रॉमिस करता है 30 दिन में डिलीवरी। ओके। आपके ऑब्लिगेशन एज अ यूजर ये होगी कि आप एप्लीकेशन सारे करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, फिर डिपार्टमेंट 30 डे प्रॉमिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ गए? इट्स अ टू वे स्ट्रीट। एक और सवाल, स्टाफ अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? व्हाट्स द रूट कॉज? द रूट कॉज इज ऑफन दैट इसे एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज की तरह ट्रीट किया जाता है, बस एक ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट। इसके पीछे का वाई एक्सप्लेन करने का एफर्ट नहीं होता, तो फ्रंटलाइन स्टाफ जो सबसे क्रिटिकल हैं इसे एक एक्स्ट्रा बर्डन समझते हैं। अगर इसके लिए डेडिकेटेड बजट ही नहीं है, तो इसका रियलिस्टिक फ्यूचर क्या है इंडिया में? ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, इसका फ्यूचर इंटीग्रेशन में है। इसे रोबस्ट फ्रेमवर्क से लिंक करना होगा जिनकी लीगल बैकिंग हो, जैसे कि इसे राइट टू सर्विस एक्ट से जोड़ना। या फिर सेवतम मॉडल जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम्स का हिस्सा बनाना। बिल्कुल, ऐसा करने से चार्टर एक स्टैंड अलोन प्रॉमिस से आगे बढ़कर एक लार्जर एनफोर्सेबल सिस्टम का की कंपोनेंट बन जाएगा। ग्रेट, लास्ट में एक बार फिर से वो QCS VAT एक्रोनिम रिपीट कर दीजिए फॉर मेमोरी। Absolutely. Let's lock it in. It's quality, choice, standards, value, accountability, and transparency. QCS VAT. Perfect? Now, pause and practice saying this part aloud. The 6 core principles of the original Citizens Charter, remembered by the acronym QCSVAT, are quality, choice, standards, value, accountability, and transparency. द सिटीजन्स चार्टर सिटीजन को पावर देने का एक पावरफुल आइडिया है, लेकिन इसकी सक्सेस डॉक्यूमेंट में नहीं बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस और इंटीग्रेशन में है। तो सिटीजन चार्टर हो गई प्रॉमिस। अब बात करते हैं रियलिटी की, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। और ये सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं. It's about using that money effectively to provide the best possible services. Basically, it's all about performance. एक माइक्रो स्टोरी से समझाते हैं। हाँ, इमेजिन अ ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। करोड़ ऑफ पब्लिक फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं। बट जैसे हमने शुरू में सुना, what if 40% मेडिकल स्टाफ एब्सेंट रहता है? तो वो बिल्डिंग, वो इक्विपमेंट सब बेकार है। Exactly. यही कोर इशू है. High spending but poor service delivery. Let's get into the discussion. Citizens का गवर्नमेंट में ट्रस्ट उनकी डे टू डे सर्विस क्वालिटी से जुड़ा होता है. इसे कहते हैं माइक्रो परफॉर्मेंस थ्योरी ऑफ ट्रस्ट. राइट, अगर आपका लोकल पुलिस स्टेशन हेल्पफुल है या राशन शॉप एफिशिएंट है, तो पूरे सिस्टम में आपका ट्रस्ट बढ़ता है। और ये मैक्रो परफॉर्मेंस थ्योरी से डिफरेंट है, राइट? हाँ, बिल्कुल. मैक्रो परफॉर्मेंस ट्रस्ट को बिग इकोनॉमिक इंडिकेटर से लिंक करती है. इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी की ग्रोथ. माइक्रो परफॉर्मेंस आपके डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए यही माइक्रो एक्सपीरियंस ही गवर्नेंस की रियलिटी है. और इंडिया का बैकग्राउंड अनफॉर्चुनेटली ग्लेयरिंग इनएफिशिएंसीज से भरा है। हमने एब्सेंटिज्म की बात की, पर और भी ट्रैजिक एग्जांपल्स हैं। जैसे बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का कोलैप्स होना, या दिल्ली के हॉस्पिटल में आग लगने से 7 न्यूबॉर्न बेबीज की मौत क्योंकि फैसिलिटी के पास वैलिड फायर एनओसी नहीं था। ये एक्सीडेंट्स नहीं है। These are catastrophic failures of service delivery. तो क्रिटिकल क्वेश्चन ये है, इसे ठीक कैसे करें? The core logic, I believe, is a multi-pronged approach. इसके several pillars हैं. हाँ, सबसे पहला और सबसे जरूरी है ethical leadership. लीडर्स को टॉप से एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है. टाटा ग्रुप का कोड ऑफ कंडक्ट इसका एक ग्रेट प्राइवेट सेक्टर एग्जाम्पल है. व्हाट्स द नेक्स्ट पिलर? सिटीजन सेंट्रिसिटी, मतलब हर प्रोसेस के सेंटर में सिटीजन की नीड्स को रखना. Amazon का कस्टमर फर्स्ट अप्रोच सोचो. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सिटीजन ऑब्सेस्ड बनना पड़ेगा. सिटीजन ऑब्सेस्ड, आई लाइक दैट टर्म। और क्या है? थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सारे ऑपरेशंस और स्पेंडिंग पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन होने चाहिए. फोर्थ है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. फीडबैक लो और बेहतर बनो. टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इसका क्लासिक एग्जांपल है. और फाइनली लीगल सपोर्ट भी जरूरी है। हाँ, लीगल एनैक्टमेंट्स कई स्टेट्स ने अब राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट पास किया है. ओडिशा में फॉर एग्जांपल सर्विस डिले करने पर ऑफिशियल्स पर फाइन लग सकता है. और इन सबको एक साथ लाने वाला कोई मॉडल है? यस, एंड दैट इज द सेवोत्तम मॉडल. नाम का मतलब ही है सेवा प्लस उत्तम, यानी एक्सीलेंस इन सर्विस. ये डारपीच का एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है. इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 मेन मॉड्यूल्स हैं. पहला, एक इफेक्टिव सिटीजंस चार्टर. दूसरा, एक रोबस्ट पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी को बिल्ड करना. तो ये प्रॉमिस, कंप्लेंट सिस्टम और इंटरनल कैपेसिटी तीनों को कनेक्ट करता है। बिल्कुल. तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम ये अच्छे से कर पाएं तो? इम्पैक्ट डायरेक्ट और प्रोफाउंड होगा. बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन, फैमिलीज के लिए बेटर हेल्थ केयर और सिस्टम में ज्यादा ट्रस्ट. महाराष्ट्र का सेवादूत मॉडल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहां G2C सर्विसेज लोगों के घर तक डिलीवर की जा रही हैं. सो द कंक्लूजन इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बिगर बजट। नहीं, इट्स अबाउट अ फंडामेंटल एटीट्यूडनल चेंज supported by strong frameworks like Sevatam. All right, let's solidify this with some cross questioning.
सेवा तो मॉडल सुनने में तो फैंटास्टिक है, पर क्या ये इंडिया में कहीं इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है? यही तो मेन चैलेंज है। सेवातम का फ्रेमवर्क एक्सीलेंट है, एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन पैची रहा है। क्यों? व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक ह्यूज कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है। आपको ट्रेडिशनल रूल सेंट्रिक माइंडसेट से निकलकर एक फ्लेक्सिबल सिटीजन सेंट्रिक रिजल्ट्स ओरिएंटेड माइंडसेट में आना पड़ता है, और इस तरह का कल्चरल चेंज बहुत स्लो होता है। ओके, आपने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट का जिक्र किया। एक छोटा सा पेनल्टी, क्या वो सच में एक लेजी या करप्ट ऑफिशियल के लिए स्ट्रॉन्ग डिटरेंट है? इट कैन बी, बट इसकी इफेक्टिवनेस पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करती है। जिन स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इसे एक्टिवली मॉनिटर करता है, वहां इसका असर दिखता है। पेनल्टी छोटी हो सकती है, पर जो सिग्नल जाता है कि डिले टॉलरेट नहीं किया जाएगा, वो पावरफुल है। सही बात है। प्राइवेट सेक्टर में तो प्रॉफिट मोटिव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ड्राइव करता है। गवर्नमेंट में ये ड्राइव कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ग्रेट क्वेश्चन। गवर्नमेंट में प्रॉफिट पैसा नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट और सिटीजन सेटिस्फेक्शन है। तो ड्राइव क्रिएट करने के लिए दूसरे मैकेनिज्म्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि? जैसे रेगुलर सोशल ऑडिट्स कंडक्ट करना, जहां सिटीजन सर्विसेज को इवैल्यूएट करें, एप्स या सर्विस के थ्रू इजी टू यूज सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म्स बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल्स के परफॉर्मेंस रिव्यूज और प्रमोशंस को सिटीजन सेटिस्फेक्शन स्कोर से लिंक करना। और आपने सॉल्यूशंस की शुरुआत एथिकल लीडरशिप से की थी। अगर लीडरशिप ही एथिकल ना हो तो क्या बाकी सॉल्यूशंस काम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लीडरशिप ही टोन सेट करती है। अगर लीडर ही एथिक्स को प्रायोरिटी नहीं देगा, तो नीचे सबको मैसेज क्लियर है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी टूल्स प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, पर उन्हें हमेशा अंडरमाइन किया जा सकता है। परफेक्ट। अब इस इंटीग्रेटेड मॉडल का नाम याद करने के लिए लेट्स प्रैक्टिस इट। It's called the Sevotam model. Seva plus Uttam. Great. Now pause and practice saying this aloud. Sevotam is an integrated model for service excellence with three components: an effective citizens charter, a robust public grievance redress mechanism, and the organization's service delivery capability. सर्विस डिलीवरी में क्वालिटी लाना आसान नहीं है। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें एथिकल लीडरशिप, सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क्स और स्ट्रॉन्ग लीगल अकाउंटेबिलिटी सब शामिल हो। Okay? तो सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए सिस्टम्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इन सब चीजों के लिए एक चीज चाहिए: पैसा, पब्लिक फंड्स। बिल्कुल। सो आवर नेक्स्ट बिग टॉपिक इज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ये सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, ये हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा एथिकली और इफेक्टिवली खर्च करना है। हाँ। और इसका एक क्लासिक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, इलेक्शन कैंपेन्स। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर फ्रीबीज प्रॉमिस करती हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैजेट्स। अब सवाल ये है, इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, या फिर उसी पैसे से एक नया स्कूल या हॉस्पिटल बनाना बेटर यूज है? दिस इज द कोर एथिकल डायलेमा। Exactly. लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। पब्लिक फंड्स यूज करने का एथिकल फ्रेमवर्क दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स पर बेस्ड है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये एक सिंपल बट प्रोफाउंड आइडिया है। पैसा पब्लिक का है, गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ उसके ट्रस्टीज हैं, केयर टेकर्स नॉट ओनर्स। और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि पब्लिक मनी को तीन चीजें ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए: इक्विटी, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इक्विटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। मतलब क्या स्पेंडिंग सबके लिए फेयर है, क्या ये इफिशिएंट है, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, और क्या ये इकोनॉमिकल है, वेस्टेज के बिना। हर खर्च किए गए रुपये को इन तीन सवालों का जवाब देना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड है, राइट? यस। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के गवर्नमेंट फंड्स मेंशन्ड है: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। इनसे पैसा निकालने के रूल्स एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। तो अगर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? व्हाट्स द कोर लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम डबल है: अंडर यूटिलाइजेशन, पैसा खर्च ही नहीं होता, और मिस यूटिलाइजेशन, पैसा गलत जगह या गलत तरीके से खर्च होता है। और इसके रीजंस? रीजंस कई हैं: बैड प्लानिंग, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज भी हैं, जैसे पार्किंग ऑफ फंड्स। ये वो सिचुएशन है जहां एक डिपार्टमेंट अपना बजट यूटिलाइज्ड दिखाने के लिए पैसा किसी एजेंसी को ट्रांसफर कर देता है। ऑन पेपर फंड खर्च हो गया, पर रियलिटी में वो पैसा बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। बिल्कुल। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है रश ऑफ एक्सपेंडिचर इन मार्च। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले बजट स्पेंड करने की जल्दी में मैसिव वेस्टेज होता है। अंडर यूटिलाइजेशन का कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एग्जाम्पल है? हाँ, एक रीसेंट रिपोर्ट में ओडिशा से पता चला कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ फंड्स का 13,000 करोड़ से ज्यादा अनयूटिलाइज रह गया। वाओ! और ये पैसा माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए था? हाँ, देश के सबसे गरीब लोगों में से कुछ। जब फंड्स यूज नहीं होते तो डेवलपमेंट रुक जाता है, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स नहीं बनते। सो द कंक्लूजन इज दैट वी नीड सिस्टेमिक सॉल्यूशंस। क्या है वो? सॉल्यूशंस में अप्रोच बदलना होगा। हमें नीड बेस्ड और प्रैग्मेटिक प्लानिंग चाहिए। एक रोबस्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए टू ट्रैक एवरी रुपी इन रियल टाइम। प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना होगा, स्टेट्स और लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर देनी होगी, और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। ओके, टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। ये पार्किंग ऑफ फंड्स थोड़ा और समझाइए। इट साउंड्स लाइक एन अकाउंटिंग ट्रिक। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मान लीजिए एक मिनिस्ट्री का 100 करोड़ रुपए का बजट है जिसे 31 मार्च तक खर्च करना है। 20 मार्च तक सिर्फ 60 करोड़ खर्च हुए।
तो बाकी 40 करोड़ लैप्स हो जाएंगे। हाँ, तो उससे बचने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस अच्छे दिखाने के लिए वो मिनिस्ट्री 40 करोड़ रुपए एक पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी को ट्रांसफर कर देती है। मिनिस्ट्री के बुक्स में पूरा 100 करोड़ रुपए यूटिलाइज दिखता है, पर पैसा ग्राउंड पर खर्च नहीं हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को लीगली कैसे इन्फोर्स करते हैं? ये सिर्फ एक मॉरल कंसेप्ट है। ये एक मॉरल कॉन्सेप्ट जरूर है, पर इसका लीगल वेट भी है। ये सुप्रीम कोर्ट और खास करके सीएजी जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। जब सीएजी ऑडिट करता है तो वो सिर्फ रूल्स नहीं देखता। वो ये भी देखता है कि स्पेंडिंग पब्लिक इंटरेस्ट में थी या नहीं। बिल्कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ही वो स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट सारी पब्लिक एक्सपेंडिचर जज की जाती है। मास रश ऑफ एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सिंगल बिगेस्ट नुकसान है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पर कॉम्प्रोमाइज। फोकस डेवलपमेंटल आउटकम से हटकर बस पैसा खर्च करने पर आ जाता है। बिना प्लानिंग के प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं, महंगे दाम पर सामान खरीदा जाता है। इट लीड्स टू इमेंस मिसयूटिलाइजेशन। ये एक एस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट के लिए है। एक पर्सन अपनी एथिकल कॉम्पिटेंस कैसे इंप्रूव कर सकता है टू हैंडल पब्लिक फंड्स रिस्पॉन्सिबली? एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसके लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क है। फर्स्ट, लर्न फ्रॉम मॉरल थिंकर्स और ग्रेट लीडर्स। सेकंड, कॉन्शियसली प्रैक्टिस द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी। थर्ड, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस ताकि प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज ना करें। और फाइनली, कोड ऑफ कंडक्ट और फाइनेंशियल रूल्स को अच्छे से जानो। यस, सो यू आर ऑलवेज ऑन सॉलिड ग्राउंड। फाइनली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी फंड यूटिलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं? डीपीएसपीस पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को एथिकल डायरेक्शन देते हैं। वो दो क्रूशियल चीजें कहते हैं। पहला, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जिससे वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, और दूसरा, देश के रिसोर्सेज को कॉमन गुड को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज किए जाना चाहिए। Fantastic. Now, pause and practice saying the two main doctrines we discussed. The ethical use of public funds is guided by the doctrine of public trust and the doctrine of appropriateness. पब्लिक फंड्स का एथिकल यूज गवर्नेंस की नींव है। इसके लिए टॉप डाउन से हटकर एक डिसेंट्रलाइज्ड, नीड बेस्ड प्लानिंग मॉडल की जरूरत है, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर बना हो। जब हम पब्लिक फंड्स के मिसयूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम सबसे बड़े चैलेंज पर आते हैं, करप्शन। और इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन आती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से। क्या है वो डेफिनेशन? द अब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। सिंपल, पावरफुल और याद रखने में आसान। पुणे पॉश केस देखो, वो एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, पर उसके बाद जो हुआ वो सिस्टमैटिक करप्शन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। पुलिस ऑफिसर्स पर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के आरोप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर ब्लड सैंपल स्टैम्पर करने के आरोप। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे करप्शन का नेक्सस पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। Let's get into the discussion. The background is कि इंडिया में ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। 2023 करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 93rd थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। So we have a long way to go. What's interesting is that यूनाइटेड नेशंस करप्शन को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई करता है। पहला है ग्रैंड करप्शन। ये गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स पर होता है, इतना बड़ा कि ये पॉलिसीज को डिस्टॉर्ट कर सकता है। और दूसरा? दूसरा है पेटी करप्शन। ये वो एवरीडे ब्राइबरी है जो आम आदमी फेस करता है, बेसिक पब्लिक सर्विसेज के लिए। और हमारा अपना कानून, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पोका, काफी कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें सिर्फ ब्राइब लेना ही नहीं, फेवरेटिज्म, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, सब कुछ कवर्ड है। पर कोर लॉजिक और भी न्यूआंस्ड हो जाता है जब हम ब्राइबरी के टाइप्स की बात करते हैं। यस, ये एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। ब्राइबरी दो तरह की होती है। पहली है कोर्सिव ब्राइबरी। कोरिजिव मतलब जब आपको ब्राइब देने के लिए मजबूर किया जाता है किसी ऐसी चीज के लिए जिस पर आपका लीगल हक है, जैसे पासपोर्ट के लिए। इस केस में आप विक्टिम हैं। अच्छा, और दूसरी टाइप? दूसरी है कोलूसिव ब्राइबरी। यहाँ देने वाला और लेने वाला दोनों पार्टनर्स इन क्राइम हैं। दोनों मिलकर सिस्टम को लूट रहे हैं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर मिलकर ब्रिज में खराब मटेरियल यूज करें। और अब नए कानून में ब्राइब देना भी एक अलग ऑफेंस है, पर इसके कॉजेस क्या हैं? ये होता क्यों है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लॉज का पूरे इंप्लीमेंटेशन। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इट्स डेविस्टेटिंग। हाँ बिल्कुल, इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं रहता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मोरल डैमेज होता है, सोसाइटी में ट्रस्ट खत्म होता है, पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट होती हैं, और ऑनेस्ट लोगों को डिसएडवांटेज होता है। सो द कंक्लूजन इज कि सोल्यूशन को मल्टी लेवल होना पड़ेगा। फैमिली और सोसाइटी लेवल पर वैल्यू एजुकेशन देनी होगी, मीडिया को करप्शन एक्सपोज करना होगा, विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना होगा, और सीवीसी, लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। उन्हें ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। लेट्स मूव टू क्रॉस क्वेश्चनिंग। कोहर्सिव और कोलूसिव ब्राइबरी का डिस्टिंक्शन फैसिनेटिंग है। लॉ इन दोनों में अच्छे से डिफरेंशिएट क्यों नहीं करता? मॉरल ब्लेम तो बहुत अलग है। यू हिट अपॉन अ मेजर पॉइंट ऑफ डिबेट। लीगली ब्राइब देना दोनों केसेस में सिमिलर ट्रीट किया जाता है, पर जैसा आपने कहा, मॉरल कल्पेबिलिटी बहुत अलग है। कोअर्सिव में गिवर विक्टिम है, कल्यूसिव में को कंस्पिरेटर। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉ को ज्यादा नुआंस्ड होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचाने के लिए है, पर अक्सर करप्ट को भी शील्ड करता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन प्रोसेस रिफॉर्म में है। सैंक्शन का आइडिया गलत नहीं है, पर इसका इंप्लीमेंटेशन फ्लॉड है। एक की रिफॉर्म है इसे टाइम बाउंड बनाना। मतलब एक डेडलाइन? हाँ, जैसे 3 महीने की डेडलाइन। अगर उस टाइम में डिसीजन नहीं होता तो इट शुड बी डीम्ड सैंक्शनड। इससे बॉटलनेक हट जाएगा। कैन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को करप्शन माना जा सकता है, जैसे कोई ऑफिसर बस फाइल पर बैठा है? एब्सोल्युटली। ये क्रिटिकल पॉइंट है। पोका की डेफिनेशन में फॉरबीरियंस ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट इंक्लूडेड है। मतलब अगर कोई ऑफिसर जानबूझकर अपना काम नहीं कर रहा फॉर सम वेस्टेड इंटरेस्ट,
तो वो करप्शन है। हमने लोकपाल इतनी पावर और उम्मीद के साथ बनाया, फिर भी ये सिल्वर बुलेट क्यों नहीं बन पाया? एक इंस्टीट्यूशन बनाना सिर्फ पहला स्टेप है। उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी इंडिपेंडेंस, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करती है। एक इंस्टीट्यूशन एक हथियार की तरह है, उसका असर चलाने वाले पर डिपेंड करता है। तो एज अ स्टूडेंट या यंग सिटीजन मैं करप्शन से लड़ने के लिए क्या कर सकता हूँ? चेंज आपसे शुरू होता है। पहला, खुद ऑनेस्ट रहो और कभी ब्राइब न दो। दूसरा, आरटीआई जैसे टूल्स यूज करो टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी। थर्ड, एंटी करप्शन मूवमेंट्स को सपोर्ट करो। और फाइनली, अवेयरनेस फैलाओ। ग्रेट, लेट्स प्रैक्टिस दैट कोर डेफिनेशन। Pause and practice saying this aloud. Corruption, according to Transparency International, is the abuse of entrusted power for private gain. करप्शन एक कॉम्प्लेक्स कैंसर है जिसके लिए मल्टी प्रोंग सर्जरी की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग लॉज, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटल वैल्यूज में बदलाव तीनों जरूरी हैं। Alright, अब हम गवर्नेंस के फाउंडेशन से आगे बढ़ते हैं। Let's move to applied ethics. पहले, vaccines and their ethical issues. Core moral question. क्या वैक्सीनेशन मैंडेटरी होना चाहिए? क्या पब्लिक हेल्थ इंडिविजुअल लिबर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। कोविड-19 पैंडेमिक ने इसे ग्लोबल डिबेट बना दिया। गवर्नमेंट्स ने वैक्सीन मैंडेट्स इंट्रोड्यूस किए। हाँ, और लोगों के ओपिनियंस डिवाइड हो गए। कुछ ने इसे ग्रेटर गुड के लिए जरूरी माना और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, माई बॉडी माई चॉइस कहकर। दिस इज अ क्लासिक रियल वर्ल्ड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। द बैकग्राउंड इज अनडिनाइबल। वैक्सीन्स एक ह्यूज पब्लिक हेल्थ सक्सेस हैं। उन्होंने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, पोलियो को कंट्रोल किया। उनकी इफेक्टिवनेस पर कोई डाउट नहीं है, पर यही सक्सेस हमें टफ एथिकल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती है। द कोर लॉजिक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दो मेजर एथिकल थ्योरीज को आमने सामने लाता है। पहली थ्योरी कौन सी है? पहली है यूटिलिटेरियनिज्म। इस थ्योरी के अनुसार सबसे एथिकल चॉइस वो है जो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रोड्यूस करे। इस पर्सपेक्टिव से वैक्सीन मैंडेट्स एथिकल हैं क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी साइड पर क्या है? दूसरी साइड पर है इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल। ये व्यू आर्ग्यू करता है कि हर इंडिविजुअल को अपनी बॉडी और हेल्थ के बारे में डिसीजन लेने का राइट है बिना किसी कोर्जन के। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से स्पेसिफिक एथिकल डायलेमास क्या निकलते हैं? कहीं है। पहला तो मैंडेट्स, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वर्सेस कम्युनिटी हेल्थ। दूसरा, रिसर्च एंड टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान सेफ्टी और एथिकल स्टैंडर्ड्स इंश्योर करना। थर्ड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या लोग सच में फ्रीली कंसेंट दे रहे हैं या उन पर प्रेशर है क्योंकि उनकी जॉब्स या ट्रैवल एट स्टेक हैं। एग्जैक्टली। और चौथा, एक्सेस इश्यूज, वैक्सीन इक्विटी। क्या वैक्सीन सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हैं अमीर और गरीब देशों में? और इन डिबेट्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट मैसिव है। हाँ, ये डिसाइड करते हैं कि कौन काम पर जा सकता है, कौन ट्रैवल कर सकता है और हम फ्यूचर पैंडेमिक्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? कोई इजी आंसर नहीं है, पर द एथिकल वे फॉरवर्ड इन्वॉल्व्स बैलेंस। मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के कंसर्न्स को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से एड्रेस करना, रिसर्च में लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना, और अगर मैंडेट्स जैसे रेगुलेशंस यूज किए जाते हैं तो वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होने चाहिए। लेट्स डू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट का मेन क्रिटिसिज्म क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? मेन क्रिटिसिज्म है वैल्यू मोनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि सिर्फ एक ही अल्टीमेट वैल्यू है, यूटिलिटी या ओवरऑल गुड। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये टू सिंपलिस्टिक है। इंडिविजुअल लिबर्टी, जस्टिस, फेयरनेस जैसी वैल्यूज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। पैंडेमिक में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का असली मतलब क्या है जब लोगों की जॉब्स लाइन पर है? ये एक एथिकल ग्रे एरिया है। ट्रू इन्फॉर्म्ड कंसेंट कोहर्जन से फ्री होना चाहिए। जब आपकी लाइवलीहुड वैक्सीन पर डिपेंडेंट हो जाती है तो एक सिग्निफिकेंट प्रेशर का एलिमेंट आ जाता है। ये लीगल कोहर्जन नहीं, पर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर है। ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी की प्रॉब्लम को नेक्स्ट पैंडेमिक में कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसके लिए प्रोएक्टिव ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, पेटेंट वेवर्स जैसे मैकेनिज्म्स, ताकि ज्यादा देश वैक्सीन बना सकें। WHO और कोवैक्स ऐसे इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करना, और अमीर देशों को यह समझना होगा कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी या पब्लिक हेल्थ? कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात है, जीतने की नहीं। डेडली पैंडेमिक के टाइम बैलेंस कम्युनिटी हेल्थ की तरफ शिफ्ट होगा, नॉर्मल टाइम्स में इंडिविजुअल लिबर्टी की तरफ। पब्लिक हेल्थ एथिक्स कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की तरफ लीन करती है, पर विद अ क्रूशियल कंडीशन, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट एंड नेसेसरी। गवर्नमेंट्स को इस सेंसिटिव इशू पर पब्लिक से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए? कम्युनिकेशन इज की। इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, एम्पैथेटिक और साइंस बेस्ड। गवर्नमेंट्स को रिस्क्स और अनसर्टेनिटीज भी ओपनली बतानी चाहिए। लोगों के दर को सुनना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। द गोल शुड बी टू परसुएड, नॉट कमांड। ओके, let's practice the core conflict here. Pause and practice saying this aloud. The core ethical conflict in the vaccine debate is between the utilitarian principle of the greatest good for the greatest number and the principle of individual liberty. वैक्सीन एथिक्स कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने और इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें इक्विटी और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करना जरूरी है। और अब हमारा फाइनल टॉपिक, फ्री स्पीच, सेंसरशिप एंड देयर एथिकल इश्यूज। फ्री स्पीच है अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का राइट, सेंसरशिप है उस स्पीच को सप्रेस करना जिसे हार्मफुल माना जाता है, और इन दोनों में हमेशा एक टेंशन रहती है। Exactly. परफेक्ट मॉडर्न एग्जांपल है सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेशन। जब एक्स या फेसबुक कोई पोस्ट टेक डाउन करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं दिस इज सेंसरशिप, जबकि प्लेटफॉर्म कहता है वी आर स्टॉपिंग हेट स्पीच। तो आखिर लाइन कौन ड्रॉ करेगा?
और कहाँ? यही क्रिटिकल क्वेश्चन है। लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। द कोर एथिकल क्वेश्चन इज, क्या हर तरह की स्पीच फ्री होनी चाहिए, इवन हेट स्पीच, या सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेंसरशिप जरूरी है? और इसका बैकग्राउंड यह है कि यह डिबेट बहुत पुरानी है, पर सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 1000 गुना एम्पलीफाई कर दिया है। द स्पीड एंड स्केल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, उसने नए चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? आज के स्पेसिफिक एथिकल डिलेमास क्या हैं? पहला है बैलेंसिंग हार्म। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रियल वर्ल्ड हार्म से कैसे बैलेंस करें? हेट स्पीच कहाँ खत्म होती है और डेंजरस स्पीच कहाँ शुरू होती है? दूसरा, सप्रेसिंग डिसेंट। गवर्नमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए सेंसरशिप का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। और सोशल मीडिया कंपनीज का रोल इसे और कॉम्प्लेक्स बना देता है। एब्सोल्युटली। ये तीसरा डिलेमा है, सोशल मीडिया मॉडरेशन। कौन डिसाइड करेगा क्या हार्मफुल है? एक प्राइवेट टेक कंपनी? क्या उनके एल्गोरिदम्स बायस्ड है? और चौथा, कल्चरल नॉर्म्स। जो एक कल्चर में ठीक है वो दूसरे में ऑफेंसिव हो सकता है, और इन डिसीजंस का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट हमारी सोसाइटी को शेप कर रहा है। ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इलेक्शंस की इंटीग्रिटी, हर चीज को अफेक्ट करता है। तो कंक्लूजन क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस या सोल्यूशंस क्या हैं? सोल्यूशंस सिंपल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। लोगों को बैड इंफॉर्मेशन को पहचानने और रिजेक्ट करने की स्किल्स देनी होंगी। दूसरा, सेंसरशिप के लिए क्लियर, नैरो और ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए। और तीसरा, ओपन डायलॉग को इंकरेज करना, ना कि कॉन्वर्सेशंस को शट डाउन करना। टाइम फॉर आवर फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग। सोशल मीडिया कंपनीज प्राइवेट है, क्या उन पर फ्री स्पीच की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट पर है? लीगली ज्यादातर देशों में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आमतौर पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अप्लाई होती हैं, पर एथिकली ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स डिजिटल पब्लिक स्क्वायर बन गए हैं। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि उन पर एक पावरफुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एक्सप्रेशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की। आपने क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने की बात की, ये लार्ज स्केल पर कैसे कर सकते हैं? सबसे इफेक्टिव तरीका है मीडिया और डिजिटल लिटरेसी को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करना। बच्चों को सिखाना होगा कि इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कैसे करें, सोर्स कैसे चेक करें, बायस कैसे पहचानें। क्या क्लियर गाइडलाइंस फॉर सेंसरशिप पॉसिबल है? ये बहुत सब्जेक्टिव लगता है। बहुत डिफिकल्ट है और कोई गाइडलाइन परफेक्ट नहीं होगी, पर प्रोसेस को लेजिटिमाइट बनाया जा सकता है। गाइडलाइंस ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव प्रोसेस से बनानी चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी और यूजर्स का इनपुट हो, और फोकस इमिनेंट वायलेंस रोकने पर होना चाहिए, ना कि अनपॉपुलर ओपिनियंस दबाने पर। ये हेकलर्स वीटो क्या है और इसका फ्री स्पीच से क्या कनेक्शन है? हेकलर्स वीटो वो सिचुएशन है जहां एक स्पीकर का बोलने का हक इसलिए दबा दिया जाता है क्योंकि डर है कि उनकी स्पीच से ओपोनेंट्स वायलेंट रिएक्ट करेंगे। मतलब प्रोटेस्टर्स स्पीकर को साइलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं। ये फ्री स्पीच के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि ये सबसे इंटॉलरेंट ग्रुप को डिसाइड करने देता है कि पब्लिक में क्या कहा जा सकता है। गवर्नमेंट सेंसरशिप और प्राइवेट कंपनी सेंसरशिप, इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस क्या है? दोनों डेंजरस हैं, पर अलग अलग तरीके से। गवर्नमेंट सेंसरशिप ट्रेडिशनली ज्यादा डेंजरस मानी जाती है क्योंकि उनके पास कानून और पुलिस की पावर है, लेकिन कॉर्पोरेट सेंसरशिप एक नया और पावरफुल थ्रेट है। कुछ अनइलेक्टेड टेक एग्जीक्यूटिव्स पूरे ग्लोबल कॉन्वर्सेशन को शेप कर सकते हैं। दोनों पर नजर रखना जरूरी है। Great. Let's practice the key balancing act. Pause and practice this line. The key challenge of the modern free speech debate is to balance the fundamental right of expression with the prevention of real-world harm. Digital age में free speech debate के लिए एक nuanced approach चाहिए. इसे citizens को media literacy से empower करना होगा, प्लेटफॉर्म से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी होगी और क्लियर गाइडलाइंस बनानी होंगी जो एक्सप्रेशन और सेफ्टी दोनों को प्रोटेक्ट करें। सारांश और सामग्री आत्मसात। All right. What a session. That was a truly deep dive. Let's quickly recap our broad micro theme for today. Understanding governance, ethics, and modern dilemmas. हमने शुरू किया सिटीजन्स चार्टर से, जो गवर्नमेंट की सर्विस क्वालिटी की प्रॉमिस है। इसके की प्रिंसिपल्स याद है? QCSVAT। Quality, choice, standards, value, accountability और transparency. फिर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पर गए, जो रियलिटी है। हमने सीखा कि ये पैसे के बारे में नहीं, बल्कि एक एथिकल, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के बारे में है, जिसे सवताव मॉडल जैसे फ्रेमवर्क्स गाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स को समझा, जो गवर्नेंस का फ्यूल है। ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट और अप्रोप्रिएटनेस पर चलना चाहिए, और हमें अंडर यूटिलाइजेशन जैसे प्रॉब्लम से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू लड़ना है, जिससे हम चैलेंजेस ऑफ करप्शन पर पहुंचे, जो सिस्टम में लीक है। हमने कोअर्सिव और कलूसिव ब्राइबरी के बीच का फर्क सीखा, और इससे लड़ने के लिए लॉज, इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटल वैल्यूज तीनों लेवल पर काम करना होगा। और फाइनली हमने इन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न वर्ल्ड पर अप्लाई किया। वैक्सीन्स के डिबेट में हमने यूटिलिटेरियनिज्म और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच की टेंशन देखी, और फ्री स्पीच के डिबेट में फ्री एक्सप्रेशन और हार्म प्रिवेंशन के बीच का कांस्टेंट स्ट्रगल समझा। नाउ इट्स योर टर्न टू थिंक। यहाँ 6 क्विक क्वेश्चंस हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए। 1. अपने लोकल पोस्ट ऑफिस के लिए एक सिंपल 3-point सिटीजन्स चार्टर बनाओ। 2. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो जहां तुमने पुअर सर्विस डिलीवरी एक्सपीरियंस की, और सेवोत्तम मॉडल यूज करके उसके सोल्यूशन सजेस्ट करो। 3. अगर तुम्हें 1 करोड़ का पब्लिक फंड मिलता है फॉर योर डिस्ट्रिक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस यूज करके टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी। 4. कोअर्सिव और कलूसिव ब्राइबरी का एक फिक्शनल एग्जाम्पल क्रिएट करो। 5. वैक्सीन मैंडेट्स के फेवर में एक 30-second आर्ग्यूमेंट तैयार करो, यूटिलिटेरियन व्यू,
6. अब वैक्सीन मैंडेट्स के अगेंस्ट एक 30-सेकंड आर्गुमेंट तैयार करो, इंडिविजुअल लिबर्टी व्यू। चुनौती चैलेंज। और ये रहा आपका फाइनल चैलेंज। आज डिस्कस किए गए टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चुनो और उसे अपने फोन पर 2 मिनट में एक दोस्त को समझाने की कोशिश करो। रिकॉर्ड इट। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक द नॉलेज योर ओन। समझे? दैट्स अ ग्रेट चैलेंज। टीचिंग इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू लर्न। That was an amazing deep discussion. I hope आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला। नॉलेज को अप्लाई करना मत भूलना। और हाँ, अगर ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।